नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय गणित अपने अध्याय 1 और 2 हो गया है। अपन आज अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इसके पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। अगर आपको बेसिक की जानकारी नहीं है तो आप प्रश्नावली को सही ढंग से हल नहीं करते। इसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि आज का तीसरा अध्याय दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, वो किस प्रकार से है। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगला जो अध्याय हमने पढ़ा था वो था बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज अपना अगला अध्याय आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दूसरे अध्याय में अपन ने बात की थी एक तो चर और एक बात की थी अचर। चर चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि जितने भी एबीसीडी वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं और उनका मान हमेशा बदलता रहता है। और अक्षर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी गणितीय वाले अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, वो आपके कहलाते अक्षर। एबीसीडी वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो चर कहलाएंगे और जितने भी गणितीय अंक गणितीय संख्या वाले अंक है वो आपके अक्षर कहलाएंगे। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे x का मान कभी 9 आ गया, कभी x का मान 3 आ गया, तो इनका मान हमेशा बदलता रहता है। और अक्षर वो कहलाते हैं जिनका मान हमेशा एक सा रहता है। एक सा का मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये था चर और ये था अक्षर। इनका एक सूत्र होता है समीकरण को हल करने के लिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके माध्यम से इस समीकरण को हल करेंगे। ए एक्स के गुणे में ए है, वाई के गुणे में बी है और सी बराबर 0। तो क्या होता है कि ए और बी, मतलब ए और बी का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ए और बी का मान हमेशा 0 नहीं होगा। सी का मान 0 हो सकता है लेकिन ए और बी का मान 0 नहीं होगा। अगर ए और बी का मान 0 है इसका मतलब वो समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए बी और सी ये तीनों ही आपके अक्षर कहलाएंगे। यहाँ पे आपके ए का मान गणितीय संख्या होगी, बी का मान और सी का, इन तीनों का मान में हमें गणितीय संख्याओं का प्रयोग करेंगे। मतलब ए बी सी में आपकी गणितीय संख्याएं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दो चर। दो चर का मतलब होता है, मान लो एक चर x आ गया, एक चर y आ गया, यानी चर आपके दो होंगे। आपने कक्षा 9th में अपन ने जो पढ़ा था उसमें चर एक होता था। अब आपके 10वीं क्लास में आपके चर कितने होंगे? दो होगा। यहाँ एक चर आ गया ए, एक चर आ गया बी, तो चर हमेशा आपके कितने होंगे? दो होंगे। वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होगा कि जिनकी घात एक हो। घात का मतलब जैसे मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसकी घात मान लो एक है। तो जिसकी घात एक है, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 0, तो इसकी घात एक है, इसका मतलब रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0, ये एक समीकरण हो गया। या फिर 3x प्लस 4y बराबर 7, तो ये आपके समीकरण है। बहुपद में अपन किस प्रकार से पढ़ते थे? 2x प्लस 3y, यह होता था आपके दूसरी प्रश्नावली में। लेकिन अगर बराबर आ गया, बीच में बराबर आ गया और बराबर के उस साइड में भी आपके अक्षर पद आ गया, तो वो फिर समीकरण कहलाएगा। भले ही 0 आ जाए, जैसे बराबर के इस साइड 0 आ गया, यानी बराबर के उस साइड कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए तो समीकरण कहलाएगा। बराबर के उस साइड कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब वो समीकरण नहीं है। समीकरण युग्म।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा जोड़ा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इनको समझने के लिए मान लो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2, ये b2x और ये c2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो समीकरण होंगे। युग्म का मतलब दो समीकरण। मान लो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, तो जब दो समीकरण एक साथ आएंगे तो उनको कहेंगे युग्म, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको कितनी विधियों से अपन हल कर सकते हैं। तो इनको हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है, उन विधियों को देखते हैं। तो इनको हल करने के लिए दो विधियां होगी। कितनी विधियां होगी? दो विधियां। एक तो होगी आपकी ग्राफीय, ग्राफीय या फिर आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, एक तो आप ग्राफीय या आलेखीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली विधि हो जाएगी आपके, ग्राफीय और आलेखीय विधि। दूसरी विधि जो है आपके वो है बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। तो अपन जो सवाल करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसको हल करने के लिए अपने पास दो विधियां होगी, ग्राफीय या आलेखीय विधि और दूसरी है बीज गणितीय विधि। ग्राफीय विधि में अपन ग्राफ बना के हल कर सकते हैं और बीज गणितीय में अपन बीज गणित के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। अब बीज गणितीय विधि जो है ये भी आपके तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। यहाँ पे ध्यान दो, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तो पहली विधि जो होगी आपके वो होगी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये होगी आपकी पहली विधि। दूसरी विधि जो आएगी जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी जो विधि होगी वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। अब आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो नई शिक्षा नीति के आधार पे देखें तो वज्र गुणन विधि जो है वो आपके बोर्ड क्लास जो 10वीं है उसमें से ये हटा दी गई है। तो अपन सिर्फ दो विधि पे बात करेंगे इस प्रश्नावली में, एक तो अपन प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। तो ये दो विधि, बीज गणितीय विधि तीन प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और ग्राफीय आलेखीय विधि जो होती है वो आपके इसके माध्यम से आप अपन ग्राफ बना के हल करेंगे। तो सबसे पहले है कि मान लो इसको हल करेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ को बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, यानी कि ये समीकरण है, इन समीकरणों को अनुपात में किस प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से अपने ग्राफ बनेंगे। मान लो यहाँ पे ये आपके एक समीकरण है, ये वाला कौन सा है? ये वाला आपके समीकरण है। इस समीकरण को हल करेंगे तो मान लो आपका उत्तर आ गया जैसे a1/a2 बराबर b1/b2, यानी कि किसी भी समीकरण को अपन हल करेंगे तो मान लो उत्तर a1/a2 b बराबर b1/b2, यानी कि हल करेंगे तो हो सकता है कभी a1 और a2 के बराबर b1 या b2 आ सकता है या कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x + 3 प्लस यहाँ पे
कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ मैं समीकरण, 3y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण मैंने लिखा 4x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब a1 का मान कितना है? a1 का मान 2। ठीक है, a2 का मान कितना है? ये a1 है, ये a2 है। a2 का मान कितना आपके 4 बराबर में b1 का मान कितना है? b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है? 4। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मान लो दूसरा, अगर इस मतलब इस प्रकार से अगर आपके अनुमान बने, मतलब इस प्रकार से अगर आपका समीकरण हल होता है, a1 और a2 अगर बराबर नहीं आता है b1 और b2 के, तो c1 और c2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो a1 बटा a2 बराबर है b1 और b2 के, अगर ये दोनों ही बराबर है, a1 a2 के बराबर है b1 और b2, तो हो सकता है c1 और c2 ज्ञात करना पड़े, तो हो सकता है c1 और c2 भी इसके बराबर हो जाए। कैसे? देखिए, मान लो मैं इस समीकरण को थोड़ा हल करता हूँ। जैसे a1 आपके 2 बटे में 4 बराबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, तो मान लो यहाँ पे 6 हो गया बराबर में। अब c1 और c2 मान लो ये 3 है और इसके मान लो बटे में 6 है, तो हो सकता है ये 2 से 2 और 4 से कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, तो तीनों का उत्तर कितना आ गया? 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब तीनों ही बराबर है। और कभी हो सकता है कि अगर आपके हल करोगे, जैसे a1 बटे में a2, ये समान आ गया b1 और b2 के, लेकिन कभी हो सकता है कि c1 और c2 इनके बराबर नहीं आए। जैसे मैंने इसका यहाँ पे मैंने कर दिया 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 8, तो अब इसका मतलब 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/8, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो हो सकता है कभी ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के आपके 3 प्रकार से ये हल हो सकता है आपके। ये बराबर नहीं भी हो सकता है, या फिर बराबर हो गया तो हो सकता है c1 और c2 बराबर है भी, या फिर c1 और c2 इसका बराबर नहीं भी है। ठीक है, अब मान लो ये इस प्रकार से आ गया, तो आपका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए मान लो इस प्रकार से आपके पास, आप इस प्रकार से ग्राफ बनाओगे। इसको तो कहेंगे आप ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। यहाँ पे आ जाएगा y1 या फिर y आ गया, ये आ गया, ये y आपके प्लस का आ जाएगा, ये y डैश ये माइनस का आएगा, यहाँ पे x आएगा आपके प्लस का और यहाँ पे x आएगा आपके डैश माइनस का। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर आपका हल होता है तो आपका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? तो इस प्रकार से हल होगा तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु पे क्या हो रहा है, मतलब ये रेखाएं काट रही है और इस रेखाएं काट रही है, इसका मतलब ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। आपका उत्तर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दूसरा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये काट रही है, अब ये काट रही है, इसका मतलब इसके क्या हो सकते हैं? हो सकता है, कौन सा हल हो सकता है? संगत, यानी कि बहुत सही हल हो सकते हैं। तीसरा, अब इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि इस रेखा को इधर बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है।
मतलब x के भी उत्तर बहुत सारे आ सकते हैं और y के भी उत्तर बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो इसके ग्राफ बनेंगे और ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा, मान लो ये उत्तर आ गया आपके, यानी A1 A2 के बराबर है B1 B2 और इसके बराबर है C1 और C2, तो इसका किस प्रकार से ग्राफ बनेगा? तो मान लो ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, ये हो गया y, ये y डैश, x x डैश। ठीक है, अब इस प्रकार से आ गया आपके, तो रेखाएं तो एक ही बनेगी, रेखा कितनी बनेगी? एक ही बनेगी, और दूसरी रेखा और बनेगी जो इसी के ऊपर बनेगी। किसके ऊपर बनेगी? इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। ठीक है, इसी के ऊपर एक और रेखा बनेगी। ठीक है, जिसको कहेंगे समपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। ठीक है, अगर अब इस रेखा को ऐसे भी अपन बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब ये रेखा जो है x को भी टच कर रही है और y को भी टच कर रही है, दोनों को टच कर रही है। इसका मतलब x के भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और y के भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, इसलिए इसका भी हो जाएगा संगत हल। संगत हल। ठीक है, संगत हल हो जाएगा। और उधर बहुत जगह से अगर अपन बढ़ा सकते हैं तो x के भी और y के बहुत सारे हल होंगे, तो अपन लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल? अनेक हल। ठीक है, अब मान लो आपका उत्तर इस प्रकार से आ गया, तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? तो इस प्रकार से आता है, तो आपके ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये x डैश y डैश y x प्लस का x y प्लस का, ये दोनों ही माइनस के। अब मान लो A1 A2 के बराबर है B1 B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 और C2, तो आपकी रेखाएं किस प्रकार से बनेगी? इस प्रकार से। एक रेखा तो इस प्रकार से बनेगी और दूसरी रेखा है इस प्रकार से। अब इस रेखा को इधर भी अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर भी अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों ही रेखाएं जो है वो आगे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए कौन सी रेखा हो जाएगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब दोनों ही समान रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और यहाँ पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। y को भी ये 2 बार टच कर रही है, x को भी 2 बार टच कर रही है। इसका मतलब इसका दूसरा पॉइंट होगा कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है, इसका मतलब असंगत हल। असंगत हल। तो इन 3 प्रकार से अपन इस ग्राफीय विधि को हल करेंगे, या आलेखीय विधि कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ग्राफीय आलेखीय विधि। इस प्रकार से A1 A2 बराबर नहीं है B1 और B2 के, तो आपके हल किस प्रकार से होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत हल। हल किस प्रकार से होगा? अद्वितीय। अगर इस प्रकार से आपका हल होता है तो किस प्रकार से होगा? संपाती रेखाएं हल होगा संगत हल, और अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर मान लो दोनों रेखाएं समानांतर आ गई, इस प्रकार से हल हुआ, तो फिर कौन सा हल होगा? समांतर रेखाएं। हल किस प्रकार से होगा? कोई हल नहीं। हल किस प्रकार से होगा? तो असंगत हल। अब है आपके प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है? मान लो 2x प्लस, या फिर मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर में 3, यहाँ पे दूसरा लिखा x प्लस वाई बराबर में 4।
अब मान लो इसको कहेंगे मैं समीकरण 1, इसको बोल दिया मैंने समीकरण 2। अब हल करते हैं। तो मान लो पहले समीकरण कोई से भी एक, मतलब दो समीकरण दे दिए होते हैं, दो समीकरण बनाना है और दोनों समीकरण में से एक समीकरण लेके आपको हल करना है, और हल करने के बाद उस समीकरण को दूसरे समीकरण में आपको प्रतिस्थापित करना है। जैसे x + y बराबर 3। अब मान या तो x का ज्ञात कर दो या y का कर दो। मैं जैसे x का मान ज्ञात करता हूँ तो y का पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 3 - y, ये हल आ गया। अब इसका मान जो है वो समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 x का मान कितना आ गया 3 - y प्लस y का तो y बराबर 4। अब 3 का कर दो पक्षांतरण और y से y कट गया, ठीक है, y से y कट गया। अब देखो उनका उत्तर अलग अलग आ गया, दोनों समीकरण एक समान नहीं है, इसका मतलब उत्तर हल जो है आपका अलग अलग होगा। इसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी कि कोई भी एक समीकरण में से एक समीकरण को हल करो और दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर दो, इसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब है आपके विलोपन विधि, जो अपन सवाल हल करेंगे उसमें मैं समझा दूंगा कि विलोपन विधि को किस प्रकार से हल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको चर और अचर पद दिए जाएंगे और उसमें से किसी कोई एबीसीडी का कोई भी एक चर वाली जो संख्या है उसको गायब करनी है, उसको कहेंगे विलोपन विधि। तो ये था आपके दो चरों वाला रैखिक समीकरण।